So let's take up this problems initially, which will be based on the Gauss's law. There is a cylinder of radius capital R और इसका जो लेंथ है ये कैपिटल L है और इसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पैरेलल है उसके सिलेंडर के एक्सिस में. डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है फिजिक्स में, नहीं तो आप उस प्रॉब्लम को विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे. जैसे यहाँ पे ये सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है कैपिटल R और इसका जो टोटल लेंथ है या हाइट बोलो कैपिटल L और इसको रखा गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पैरेलल है इसके एक्सिस में, इस तरह से पैरेलल है एक्सिस में, लाइक दिस. तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, राइट? देखो, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, तो पहला तो जो क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करके फाइंड आउट करोगे उसका सिग्निफिकेंस ही पता नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप जब देखेंगे यहाँ पे तो बोलते हैं टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स का मतलब है ये नेट फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं. नेट फ्लक्स कितना है? नेट फ्लक्स का मतलब है, देखो ये लाइंस अंदर भी एंटर कर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं. ओके, दे आर एंटरिंग इनसाइड. तो वी नो दैट एंटरिंग वाला जो फ्लक्स है दैट इज नेगेटिव एंड जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है. ओके, सो दिस इज अ वेल नोन फैक्ट. तो नेट फ्लक्स आप बोलोगे जितने लाइंस यहाँ पे कट कर रहे हैं उतने ही लाइंस यहाँ पे कट कर रहे हैं. तो आप बोलोगे फाई नॉट माइनस फाई इन. मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है क्योंकि जो भी यहाँ पे कट कर रहा है वो यहाँ पे भी कट कर रहा है. तो नेट फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा 0. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर. ओके, सो प्लीज गो टू द थियरी पार्ट एंड ट्राई टू सी दिस प्रूफ that how the net inward flux is negative and how the outward flux is positive. Okay, इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम लोग प्रूव करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा दिखा दिया, यहाँ पे एक पैच ले लिया. आप देखोगे जो पैच एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है इनकमिंग फ्लक्स के लिए. तो दैट मीन्स फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA cos थीटा. अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज है तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगा. इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव. और आउटवर्ड के लिए यहाँ पे एक पैच लिया और यहाँ पे DS बार ड्रॉ कर दिया. तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा दैट विल बिकम EA cos थीटा. थीटा इज एक्यूट एंगल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये होगा पॉजिटिव. तो इस तरह से शॉर्ट में मैंने प्रूव कर दिया कि इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव. अगर आपको पता नहीं है तो वो मैंने सिखा दिया यहाँ पे. Let's go for the second problem. An electric charge is placed at the center of a cube. तो एक क्यूब ड्रॉ करो जिसके आपके पास 6 साइड्स रहेंगे इस तरह से, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज को आप रखने वाले हैं इसके सेंटर में. दिस इज क्यूब और इसका जो डायमेंशन है साइड है अल्फा साइड का. What is the electric flux of one of the surfaces? That is the number of lines that are going to cut one surface. देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी मूविंग आउट इन ऑल डायरेक्शन सिमेट्रिकली. इस तरह से आई एम ड्रॉइंग ओनली सम फ्यू लाइंस. ओके, सो इट विल बी लाइक अ पिन कुशन, जैसे हर एक डायरेक्शन में जाएगा, 3 डायमेंशन में जाने वाला है. तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं गॉसेस लॉ, क्योंकि गॉसेस लॉ से हमें ये पता चलता है कि द नेट फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस that is proportional to the charge enclosed by the surface. देखो, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट बट लिख रहा हूँ इक्वेशन. इसी तरह से आपको फिजिक्स के सभी फॉर्मूलाज को याद रखने हैं. अगर आपने ऐसा बाय हार्ट किया कि फाई नेट इक्वल टू Q एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत ही बोरिंग है और ये बाय हार्ट किया है, रटा हुआ फॉर्मूला है. मगर इसको समझ के फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंक्लोज्ड, जैसे स्टेटमेंट बोल रही है, यानी आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं. और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट. इसका प्रूफ आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है. ओके, सो आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो जाएगा इस चार्ज के कारण, दैट इज गोइंग टू क्रॉस दिस क्लोज सरफेस, दैट विल बी चार्ज एंक्लोज कितना है, एक ही है Q. तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट.
ये टोटल फ्लक्स है जो क्रॉस करेगा इस क्लोज्ड सरफेस को। मगर अगर एक फेस के बारे में बात करेंगे तो ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ये कहां पे रखा गया है, सेंटर में रखा है, अगर सेंटर में रखा है द फ्लक्स दैट इज गोइंग टू क्रॉस वन फेस विल बी exactly 1/6 of this value. Why 1/6? Because there are 6 faces, okay, which are there in a cube. तो 6 faces होने के कारण 1/6 of that particular value करके आप लिख के इसको आप टिक मार्क करोगे. Okay, so that is how we solve problems based on the Gauss's law. We go on to the third problem. There is the total electric flux that is coming out of a unit पॉजिटिव चार्ज दैट इज केप्ट इन एयर. तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यू विल हैव टू ड्रॉ वन गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस हैज टू सैटिस्फाई टू कंडीशंस. वन कंडीशन इज दैट इफ आई टेक अ पैच हियर then the electric field should be parallel to the ds bar vector. ये पहला कंडीशन है गॉसेस लॉ को यूज करने के लिए. और दूसरा कंडीशन है कि जो भी आपने गॉसियन सरफेस लिया है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज वैलिड है तभी हम लिख सकते हैं द टोटल फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग द नेट फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग अ क्लोज सरफेस, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1/ε0. अगर ये दो कंडीशंस जो मैंने डिस्कस किया था, अगर उन कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हो तो पहला तो ये ई बार और डी एस बार पैरेलल होने के कारण हम ई डी एस लिख सकते हैं. ये हम तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों पैरेलल हो. ओके, ये यहाँ पे पैरेलल है, मैंने यहाँ पे दिखाया. और इसके साथ साथ अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो. तो इसीलिए गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है. नहीं तो कोलम्स लॉ जो आपने 11th में सीखा था, जो एक वेक्टर लॉ है, उससे काफी तकलीफ बढ़ सकती है, स्पेशली इफ यू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ओके, अगर आप इसको कोलम्स लॉ से प्रूव करना शुरू किया आपने तो 7 पेजेस का डेरिवेशन है कोलम्स लॉ से. सेम डेरिवेशन जो हमने 12th स्टैंडर्ड में गॉसेस लॉ में किया है, हमने 2 स्टेप में किया है. समझो गॉसेस लॉ का पावर को. दैट इज व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग गॉसेस लॉ. नहीं तो बच्चों को ये भी पता नहीं कि गॉसेस लॉ क्यों सीख रहे हैं. हम गॉसेस लॉ इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज वो हमारे लाइफ को आसान करता है, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण कोलम्स लॉ से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने यहाँ से गॉसेस लॉ को यूज किया है. फिर अभी आप बोलोगे चलो ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज. हमको वैसे भी ये ई डी एस इस प्रॉब्लम में तो काम नहीं है, शायद आगे के प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है. हमको तो फ्लक्स ही चाहिए, वी डोंट वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. एनीवे, सो आई कैन से द नेट फ्लक्स दैट क्रॉसेस, ये जो है दैट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड. कितना है चार्ज एनक्लोज्ड? यूनिट चार्ज. So 1 divided by epsilon naught, that is equal to epsilon naught raised to -1. This is the correct answer. ठीक है, आगे जाएंगे हम. फोर्थ प्रॉब्लम में लिखा गया है कि there are 8 dipoles. डाइपोल का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंपेयर टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जहां पे शायद आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. कंपेयर टू दैट डिस्टेंस, ये इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, इसको बोलते हैं डाइपोल. तो 8 डाइपोल है जिनका मैग्नीट्यूड यानी ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई ऐसे रखा गया है एक क्यूब के अंदर. सो ये क्यूब है और ये क्यूब के अंदर कितने डाइपोल्स रखे हैं? 8. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल 8, आई एम जस्ट ड्रॉइंग 3 ऑफ इट. ओके, और आई विल ड्रॉ 4, इवन वाला ड्रॉ करता हूं, ऐसे और 4 है. What is the total flux coming out of the cube? देखो अगेन वापस हम लोग यूज करते. देखो दो इट इज गॉसेस लॉ, हर एक प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे. जैसे इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो some students will think that if there are 8 dipoles then 16e by epsilon naught should be the correct answer because e करके ऐड किया तो total charge enclosed is 16e. बट वो भूल जाते हैं कि डाइपोल का मतलब है
प्लस ई एंड माइनस ई, तो नेट चार्ज जो एंक्लोज्ड है वो जीरो है। प्लस ई माइनस ई, एक डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है। तो 8 डाइपोल रखे या 100 डाइपोल्स रखे, 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर आपका जीरो ही होने वाला है। तो therefore the net flux that is going to come out of that tube is zero. Hope this concept is clear. Can we go for the fifth problem? It is not convenient to use a spherical Gaussian surface to find out the electric field due to an electric dipole using the Gauss's law because of the following reasons. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, गॉसियन सरफेस को यूज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा तो दो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। एक तो ये वाला फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो अननोन क्वांटिटी जो होती है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द अननोन क्वांटिटी। अगर अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो पहला तो ये डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट जैसा होना चाहिए, और दूसरा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम रहना चाहिए, तभी इसको बाहर निकाल सकते हैं। और आप बोल सकते हैं ये एक अननोन क्वांटिटी है जो हम इंटीग्रल ऑफ ds, जो भी आपने गॉसियन सरफेस यूज किया होगा उसका जो सरफेस एरिया लेके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जस्ट 2 स्टेप्स। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि गॉसियन सरफेस हैज टू सैटिस्फाई दीज टू प्रॉपर्टीज। अभी यहाँ पे क्या बोला है, डाइपोल। देखो डाइपोल कहाँ है, अभी देखो डाइपोल में क्या होगा कि अगर आपने स्पेरिकल टाइप ऑफ सरफेस यूज किया तो उस सरफेस में आप देखोगे, जैसे यहाँ पे लेट अस ट्राई टू ड्रॉ हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल लुक लाइक। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखाई देगा, ओके, फॉर अ डाइपोल। तो इस तरह से ऐसे जा रहा है बाहर, ये ऐसे जा रहा है बाहर, या अंदर आ रहा है यहाँ से अंदर आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर आपने स्पेरिकल यहाँ पे बोला है स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, तो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी दैट ई बार एंड डी एस बार आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे एक पैच ड्रॉ कर दिया तो यू कैन सी दैट डी एस बार इज पॉइंटिंग लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग लाइक दिस। तो इनके बीच में ये दोनों सेम एंगल में न होने के कारण आई कैन नॉट रिप्लेस दिस डॉट प्रोडक्ट बाय अ प्लेन प्रोडक्ट। So therefore this type of symmetry is not suitable for calculating the electric field produced by a dipole. Okay, so that is why I say this problem does not have spherical symmetry. इसको मैं यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये आपका करेक्ट आंसर है। This problem does not have spherical symmetry. That's why you can't use the spherical Gaussian surface to find out the electric field due to an electric dipole. Okay, you'll have to use some other technique, maybe potential technique से use करना पड़ेगा। Can go for the sixth one. The electric charge is uniformly distributed along a straight line charge. ये देखो ये infinite line charge है जिसका radius है 1 mm. Okay, इसका जो radius है this is 1 millimeter. और charge per centimeter, okay, the charge per centimeter that means 10 raised to minus 2 meters because बाकी सब meters में दिया है। That is Q column per centimeter charge कितना है Q, that is basically nothing else but charge per unit length बोलते हैं इसको, लैम्डा से डिनोट किया जाता है इसको, charge per unit length. So I will say this is equal to 100 Q हम लिखेंगे यहाँ पे। Now another cylindrical surface जो हमारा Gaussian surface है जिसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर और जिसका लेंथ है 1 मीटर, जो सिमेट्रिकली एंक्लोज करता है इस वायर को, इज शोन इन द फिगर। फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस। देखो सिलिंड्रिकल सरफेस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे भी इसी तरह से जाता है, ओके, आउटवर्ड जाता है, इट इज आउटवर्ड, इट इज नॉट लाइक दिस, इट्स आउटवर्ड, ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज अगर आपने कंसिडर किया कोई भी पॉइंट पे, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में से वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे ड्यू टू 2 चार्जेस, वन ऑन द टॉप एंड वन ऑन द बॉटम, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, दैट इज व्हाई ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर देयर, बट वी डोंट हैव टू वरी, एनीवे दे हैव टोल्ड ओनली टू द सिलिंड्रिकल सरफेस। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, गॉसेस लॉ।
तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार, जिसको आप फ्लक्स कहते हैं, नेट फ्लक्स क्रॉसिंग दिस क्लोज सरफेस, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। देखो चार्ज इनक्लोज जो होगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर, जो Q है, ओके, द चार्ज इनक्लोज्ड विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट ना। चार्ज इनक्लोज बोलेगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो लैम्डा का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, दैट इज 100 क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। So that is only the total flux that is crossing. Okay, so I did not have to use integral of E bar dot ds bar even in this problem, because I have used this property only. वहाँ से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ले सकते हो, जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है एट दिस पॉइंट, बट दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ लॉन्ग कट। ये जो मैंने अप्रोच यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज अ शॉर्टकट अप्रोच, सो इसलिए मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। charge enclosed within that cylinder is charge per unit length into length, so that is why I have written lambda into 1, and lambda का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, चलो, तो कैन वी गो फॉर द 7th प्रॉब्लम। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन लाइक दिस। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग लिखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट इज गिवन बाय E bar dot A bar. Okay, so that is basically electric flux. So if you look at this value here, नहीं तो इसका दूसरा भी ऑप्शन आप लिख सकते। देखो वेबर तो नहीं है, वेबर नो, न्यूटन पर कॉलम। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस dV बाई dx करके एक फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में है, where electric field is called as the gradient of the potential। क्योंकि जब गॉसेस लॉ फेल हो जाता है, फेल हो जाता का मतलब है अगर आप एक गॉसियन सरफेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो फिर आप वापस कोलम्स लॉ के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कोलम्स लॉ तो एकदम नाइटमेयर है वहां से कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप पोटेंशियल का शरण लेते हैं और आप बोलते हैं चलो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना और आसान है। पहला स्केलर वैल्यू को फाइंड आउट करो जो आसान है, और फिर फील्ड को फाइंड आउट। ये थर्ड टेक्निक है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला कोलम्स लॉ, फिर गॉसेस लॉ, फिर ये। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये है वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। ओके, तो आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वोल्ट मीटर। इन दिस वे आई हैव प्रूव्ड इट। We go for the 8th problem. If the electric flux entering and leaving a closed surface, तो कोई भी closed surface आप ले लो इस तरह से, अगर यहाँ पे जो एंटर कर रहा है वो phi1 है, और जो phi0 लिखा मैंने, phi1 होना चाहिए। अगर ये phi1 है और जो एग्जिट कर रहा है अगर वो phi2 है, तो what is the net charge enclosed within? So using the Gauss's law, we say the net flux that is crossing this closed surface is proportional to the charge enclosed within that surface. Proportionality constant is 1 by epsilon naught. तो net आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड, that is this one. तो charge enclosed will be phi net into epsilon naught. Just check it out what they have asked. The electric charge inside the surface ही पूछा है ना, correct? तो that is charge enclosed. So what is the flux? देखो जो एंटर करने वाला है मैंने आपको पहले ही बताया था वो नेगेटिव होता है, दिस इज नेगेटिव, और जो एग्जिट करने वाला है वो पॉजिटिव है, मैंने प्रूव किया था पहले प्रॉब्लम में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसलिए इसको हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चौथे 9th प्रॉब्लम, शोन बिलो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसे यहाँ पे देखो, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू द सरफेस, सो दैट इज द नेट फ्लक्स that is proportional to the charge enclosed within the surface. Proportionality constant is 1 divided by epsilon naught. तो total charge enclosed है वो है 2q, और epsilon naught तो epsilon naught ही रहेगा, तो बात खत्म। देखो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें मिस्टेक्स होने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ बच्चे अननेसेसरली
बहुत घबराते हैं। एक्चुअली बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। इनफैक्ट सबसे सिंपल टॉपिक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, क्योंकि उसमें एकदम स्टैंडर्ड उन्होंने ऑलरेडी उसको सिंप्लीफाई करके ही आपको दिया है। जैसे फ्लक्स वाला चीज़ कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। फिर 10th वाला, देयर आर 2 इनफाइनाइट पैरेलल शीट प्लेट्स। तो देखो यहाँ पे एक शीट है और यहाँ पे एक शीट है, दीज आर पैरेलल शीट्स, इस तरह से, ओके। एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d and they have equal and opposite uniform charge densities, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। What is the electric field at a point between the sheets? यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, what is that value? देखो पहला तो हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव शीट है उसके कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द राइट है, क्योंकि पॉइंट P पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो किक एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द राइट। सिमिलरली अगर आप इस शीट को कंसिडर करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसके कारण भी किक यानी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा राइट डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको 1 कहोगे और इसको 2 कहोगे तो E1 और E2 कहोगे, तो आप बोलेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P जो वेक्टर फॉर्मेट में है, दैट इज E1 बार प्लस E2 बार, और इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हम लोग ऐड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, देन वी कैन ऐड इट अप। अगर वो अलग डायरेक्शंस में होते देन वी विल हैव टू सबट्रैक्ट इट, ओके। So now what is the electric field due to an infinite sheet of charge? The electric field due to an infinite sheet of charge is having a standard formula, sigma divided by 2 epsilon naught, जो Gauss's law से find out किया है for an infinite sheet of charge. Okay, just like जो infinite line charge है, हमने कैसे इसके लिए formula कहा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए जो गॉसेस लॉ के द्वारा आपके 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में डिराइव किया हुआ है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो इस फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस। देखो अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज रहेगा, देन very close to the sheet as well as at infinite distance away, the electric field is having same value. That is what this equation is trying to tell you. Try to appreciate physics, then you will really enjoy it. तो आप कहोगे चलो what is the net electric field here? That will be, देखो दोनों same direction होने के कारण sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught directly add कर सकते हो. That is 2 sigma by 2 epsilon naught, that is equal to sigma by epsilon naught. So that is the correct answer, right? So hope that this discussion has clarified all your doubts. Please try to study the theory well before you attempt these problems, so that this entire exercise will be completely fruitful. Nahi to if you directly try to see the solutions, it may not help you to the fullest extent. We have shared all the entire problem sheet in the app. So please try to go through it, solve it on your own, and only those you are supposed to come here to check your answers, right? So thank you so much for watching. See you in the next session where we will continue with problem numbers 11.